हेलो। अरे क्या बात है इनके। रोज लेट हो जाते हैं यार ये क्लास में। पता नहीं सर, इनको है ना, खींच के लो, इनको खींच के लो, खींच के। कभी तो चलो कोई कारण हो तो लेट हो जाए, वो दिक्कत नहीं है, सभी लेट हो रहे हैं ऐसे। हम्म। कभी कभी सर मेरे जैसे अब कल प्रॉब्लम आ गई थी 8:35 तक, ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। हम्म। तब कभी कभी चलो हो जाता है, ऐप की प्रॉब्लम या फिर अपडेट या उनके कारण है नेटवर्क प्रो इशू। तो बीके थोड़ी होता है। चलो कोई बात नहीं, इसमें देखते हैं कल इनको। हम्म। तो मामला स्टार्ट करें, ठीक है। आज आप सारे अपना माइक जो है वो ऑफ रखना भी। जब जरूरत पड़ेगी तब ऑन करके कुछ पूछ लेना, पूछना है तो ठीक है। आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी का, तो इसको ध्यान से समझेंगे भी। आज अपने जो है वो बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हिंदी में इसको कहा जाता है अपवहन वेग। अपवहन वेग। देखो भी ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। तो मान लेते हैं कि अपने पास एक चालक है, कंडक्टर। ये एक चालक ले लिया आपने। आपको पता है कि किसी चालक के अंदर जो आवेश वाहक होते हैं, आवेश वाहक, वो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। आवेश वाहक कौन होता है? उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये चालक के अंदर इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या होता है कि इस कंडक्टर के आसपास जो एनवायरनमेंट है, इस कंडक्टर के आसपास का जो वातावरण है, उस वातावरण का जो टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर के कारण इन इलेक्ट्रॉनों के पास एक एनर्जी होगी, जिसको कहा जाता है थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। क्या कहा जाता है? थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके कारण होती है? इस चालक के आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उसके टेम्परेचर के कारण वो एनर्जी इनके पास होती है। तो यदि अपने इसका व्यू देखें, इस कंडक्टर का व्यू देखें, तो उस थर्मल एनर्जी के कारण क्या होगा कि ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर हमेशा मूविंग स्टेट में रहते हैं। मतलब जो है वो गति करते रहते हैं लगातार। और गति जो होती है इनकी वो काफी रैंडम होती है। रैंडम गति का मतलब ये होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट होती है। मान लो पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है इस साइड, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर साइड जा रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर साइड आ रहा है, ये इधर साइड मूव कर रहा है। इस प्रकार से इनकी मोशन के अंदर कोई एक नियमित पैटर्न नहीं होता। अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर अलग अलग वेलोसिटी से ये सारे के सारे क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन होगी, ये मोशन जो होती है ये इसमें रैंडम मोशन होती है। यही अर्थ होता है रैंडम मोशन का कि इन इलेक्ट्रॉनों के पास जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, सभी अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर क्या करेंगे? मूव करेंगे। अब यहाँ पे अपने क्या करेंगे? दो सिचुएशन कंसिडर करेंगे। पहली सिचुएशन में तो अपने इस कंडक्टर के ऊपर कोई भी बैटरी को नहीं लगाएंगे। उस कंडीशन में देखेंगे कि क्या क्या होगा इसके साथ। और दूसरे केस में अपने क्या करेंगे? इस कंडक्टर के ऊपर एक बैटरी को लगा देंगे, और बैटरी लगाने के बाद इसमें क्या क्या घटनाएं होंगी उनको अपने चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको अभी डायग्राम दिखाई दे रहा है स्लाइड के अंदर, ये उस सिचुएशन को शो कर रहा है जब इसके ऊपर कोई भी बाहरी बैटरी को नहीं लगा रखा है। तो बाहरी बैटरी यदि नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉनों के पास जो एनर्जी होगी वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से आएगी, जिसको अपने कहेंगे इन इलेक्ट्रॉनों की थर्मल एनर्जी। और उस थर्मल एनर्जी के कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स लगातार रैंडम मोशन की स्टेट में रहेंगे।
रैंडम मोशन का अर्थ होता है कि ये अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, हमने जो केस लिया है वो केस कौन सा लिया है, केस फर्स्ट, जब बैटरी आरोपित ना हो, जब बैटरी आरोपित ना हो, उस केस में अपने देखते हैं क्या क्या होता है। देखो जो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पास कौन सी एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के पास थर्मल एनर्जी होगी, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करेंगे। अब ये लगातार यदि मोशन करेंगे तो इनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को अपने कहेंगे थर्मल वेलोसिटी। अब थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, अपने अपने कॉन्सेप्ट लगाना है केटीजी का। ध्यान दो, ये सिचुएशन जो है ये वैसी सिचुएशन होगी जैसे कि हमने 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। उसमें हमने क्या किया था, एक कंटेनर लिया इस प्रकार से, और इस कंटेनर के अंदर अपने यदि एक गैस को फिल कर दें तो आपको पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनकी संख्या जो है वो बहुत लार्ज होगी, बहुत ज्यादा संख्या में गैस के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर रहेंगे, और ये भी जो है ये अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग एक अणु के लिए, एक अणु के लिए जब अपने एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वो अपने को मिलती है 3/2 kT, 3/2 kT। यहाँ पे k जो होता है k, इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इस प्रकार से गैस के एक अणु की जो एनर्जी आती है वो 3/2 kT के बराबर आती है। तो यहाँ पे जो आपको भी कंडक्टर दिखा रखा है, कंडक्टर, इसमें भी सेम वही सिनेरियो बन रहा है कि जिस प्रकार से गैस के कंटेनर में बहुत ज्यादा संख्या में अणु होते हैं, उसी प्रकार से एक चालक के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों के पास भी जो एनर्जी होगी वो उसको अपने 3/2 के इक्विवेलेंट ले सकते हैं अभी। ठीक है, तो यदि मैं क्या करूं, इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को, इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को 3/2 kT के बराबर कर दें, 3/2 kT के बराबर कर दें, तो अपने इन इलेक्ट्रॉनों की जो स्पीड होगी वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं अभी। तो ये वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, ये कैंसिल आउट करो, ये जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की आएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 kT/m, 3 kT/m। ये जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इस वेलोसिटी को कहा जाता है थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी इसको क्यों कहा आपने, क्योंकि ये जो अपने पास वेलोसिटी आ रही है वो थर्मल एनर्जी के कारण से आ रही है, और थर्मल एनर्जी किसके कारण से आती है, इस कंडक्टर के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के कारण से आती है। तो यहाँ से ये बात अपने को पल्ले पड़ रही है कि इस थर्मल वेलोसिटी के कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके अंदर चलते रहेंगे और रैंडम मोशन करते रहेंगे। यदि अपने इसमें बात करें, ये जो अपने थर्मल वेलोसिटी है इसकी डिपेंडेंस किस चीज पर है, किस चीज पे ये निर्भर करती है, तो अपने देखेंगे कि ये जो थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, देख रहे हो कि टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है ये। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो ये किस पे डिपेंड करेगी, थर्मल वेलोसिटी जो है ये डिपेंड करेगी केवल और केवल टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। और यदि मैं रूम टेम्परेचर की बात करता हूँ, रूम टेम्परेचर, आपको पता है रूम टेम्परेचर जो होता है वो
ऑलमोस्ट 27 डिग्री सेल्सियस होता है अभी। और इसको आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करोगे, केल्विन में कन्वर्ट करोगे, तो ये 300 केल्विन के अराउंड आता है। और यदि अपने रूम टेम्परेचर लेकर के और इस थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करें, तो अपने को रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी है उसका ऑर्डर जो है, उसकी जो कोटि है, वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड प्राप्त होती है। सोच के देखो, बहुत ज्यादा लार्ज स्पीड है ये। मतलब कंडक्टर के अंदर जब आप उस पर बैटरी नहीं भी लगा रखे होते हैं, उस केस में भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये थर्मल वेलोसिटी 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड से अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। क्या आपको ये स्लाइड यहाँ तक पल्ले पड़ रही है क्या? एक बार यस नो कर दो, मैं देख लेता हूँ कौन कौन ऐड हो गए। बहुत कम ऐड हुए हैं आज, 4 जने ऐड हुए। ठीक है, अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे। यदि मैं मान लेता हूं कि पहले इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो u1 वेक्टर है, इस दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो u2 वेक्टर है, इसी प्रकार से तीसरे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो u3 वेक्टर है, और इसमें जो n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन, और n में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको आप मान लो un वेक्टर, un वेक्टर। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इन वेलोसिटीज की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, इन वेगों की दिशा जो है वो अलग अलग है। तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के वेग को कैंसिल आउट कर देता है। इसलिए ऑलमोस्ट ऑल सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का जो औसत है, सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत, सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत आपको कितना प्राप्त होना चाहिए? सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत जो है ये आपको 0 प्राप्त होता है। ठीक है, क्यों 0 प्राप्त होता है? क्योंकि रैंडम मोशन है, सभी अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर गति कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो दूसरे बड़े इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर दे। इस प्रकार से सभी वेग आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और अपने को जो एवरेज है वो वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाती है? 0 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं अपने, सभी इलेक्ट्रॉनों के वेगों का औसत 0 कर दो, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस अपने इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए हैं? n इलेक्ट्रॉन, तो un वेक्टर और डिवाइड बाय n, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसमें आनी चाहिए? इसके अंदर 0 आनी चाहिए। इसको आप फर्स्ट नंबर इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। दूसरा पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये सब तब की सिचुएशन है जब बैटरी नहीं लगा रखी थी। 2 पॉइंट अपने डिस्कस कर लिए। विदाउट बैटरी यदि अपने देखेंगे तो कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मल एनर्जी के कारण से मूव करते रहेंगे, अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर रैंडम मोशन करते रहेंगे। और दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया है कि उस रैंडम मोशन के कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे की वेलोसिटीज को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसके कारण इसकी जो एवरेज वैल्यू है वेलोसिटी की वो 0 प्राप्त होती है। अब बात करते हैं अपने इसके तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट अपने डिस्कस करने से पहले यदि मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन के पथ को दिखाना चाहूं, एक इलेक्ट्रॉन के पथ को, तो एक इलेक्ट्रॉन का पथ इस प्रकार से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन का पथ इस प्रकार से इसको शो किया जा सकता है, जिग जैग मोशन करेगा, या जिग जैग मोशन। पहले यहां से चलेगा इस 1 नंबर पॉइंट से, और 2 नंबर पॉइंट पर यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन है वहां से टक्कर करेगा, और टक्कर करके इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। फिर ये नीचे की ओर आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आयन से टक्कर करेगा, फिर डायरेक्शन चेंज होगी, फिर पॉजिटिव आयन से टक्कर करेगा, फिर से डायरेक्शन चेंज होगी। इस प्रकार से लगातार इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, और ये रैंडम मोशन की स्टेट में रहता है। तो ये है इसकी पहली टक्कर पॉजिटिव आयन से, और ये है इसकी दूसरी टक्कर पॉजिटिव आयन से। यहाँ पे ये तीसरी टक्कर कर रहा है,
इसी प्रकार यहाँ पे ये चौथी टक्कर कर रहा है और ये लगातार टक्करें करता करता इस प्रकार से कंडक्टर के अंदर मूव करता रहता है। अपने यहाँ से एक टर्म सीखेंगे जिस टर्म को कहते हैं अपने विश्रांति काल। विश्रांति काल, इसको टो से डिनोट किया जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, ये टाइम देखो कौन सा होता है। यदि अपने इस 1 नंबर टक्कर से लेके 2 नंबर टक्कर तक इस कण का पथ देखें तो वो बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिखाई देगा, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लगातार होने वाली 2 टक्करों के बीच में, लगातार होने वाली 2 टक्करों के बीच में ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली मूव करता है। ये फ्रीली क्या करता है, मूव करता है, रिलैक्स होकर मूव करता है। ठीक है, क्रमागत 2 टक्करों के बीच में जितना भी पथ ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन वो बिल्कुल रिलैक्स होकर ट्रेवल करेगा। उस पथ को ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगाएगा उस टाइम को अपने कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम या उस इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल। ठीक है, तो विश्रांति काल किसको कहते हैं? विश्रांति काल होता है 2 क्रमागत टक्करों के बीच में, 2 क्रमागत टक्करों के बीच में, 2 क्रमागत टक्करों के बीच में इलेक्ट्रॉन द्वारा लगा समय, इलेक्ट्रॉन द्वारा लगा समय क्या कहलाता है? विश्रांति काल कहलाता है। विश्रांति काल कहलाता है। अब मेरे को आप बताओ भी, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का विश्रांति काल सेम होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? बताओ भी माइक ऑन करके, किसको पता है? में इसकी जो वेग है ना वो कम हो जाता है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, इन सभी का हाँ विश्रांति काल सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम ही होगा, सेम ही होगा, क्योंकि अलग शुरुआत अलग में होगा? सर सभी आता है। नहीं होगा सेम, डिफरेंट डिफरेंट होगा। देखो क्यों होगा डिफरेंट डिफरेंट? क्यों? क्योंकि विश्रांति काल किसको कह रहे हैं? 2 टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसको विश्रांति काल कहा जाता है। हो सकता है कि हाँ पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसको टक्कर करने के लिए इतना चलना पड़ रहा है, इतना, और हो सकता है कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये मात्र इतना सा चलने के बाद में दूसरे आयन से टक्कर कर ले और अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। बताओ पॉसिबल है या नहीं है? है, ठीक ठीक। पॉसिबल है ना? तो इस बेसिस पे अपने ये कह सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सभी का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी के लिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यदि अपने एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकालें, औसत विश्रांति काल, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी बताओ? अब माइक ऑफ कर सकते हो भी आप। ठीक है, सभी का रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग होता है, तो जो औसत विश्रांति काल आएगा तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो सभी के एवरेज के बराबर आएगी। टो 1 प्लस टो 2 प्लस टो 3 प्लस इसके अंदर जो है वो n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टो n तक ऐड करो और सभी में n का डिवाइड कर दो। यहाँ से जो फैक्टर अपने को प्राप्त हुआ इसको अपने कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत विश्रांति काल। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत विश्रांति काल। यहाँ तक बता दो, ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं क्या? दोबारा डिस्कस कर देता हूँ फास्टली। कंडक्टर के अंदर क्या होता है? कंडक्टर के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब उस पर बैटरी नहीं भी लगाई जाती तो ये सभी इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी के कारण या थर्मल एनर्जी के कारण लगातार रैंडम मोशन की स्टेट में रहते हैं, और रैंडम मोशन के कारण एक दूसरे के वेलोसिटी को ये कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए
कंडक्टर के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स का जो औसत वेग होता है वो हमेशा 0 होता है। दूसरी टर्म अपने क्या डिस्कस करी, विश्रांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन की स्टेट में होता है तो वो लगातार पॉजिटिव आयनों से टक्कर करता करता आगे की ओर मूव होता है। तो क्रमागत दो टक्करों के बीच में वो जितना टाइम स्पेंड करता है उस टाइम को अपने कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि ये जो टक्करें हैं ये फ्रीक्वेंटली होती रहती हैं, इस कारण से सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो अलग अलग होगा। तो अपने को यहाँ पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन करना पड़ता है, उसकी वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने वो केस कंसीडर करेंगे जब इस कंडक्टर के ऊपर एक बैटरी को लगा दिया जाएगा, तब देखते हैं कि क्या होगा इसके साथ। केस सेकंड, जब बैटरी आरोपित हो, जब बैटरी आरोपित हो उस केस में देखो क्या होगा। ये लिया आपने कंडक्टर और इस कंडक्टर के ऊपर अपने एक बैटरी को लगाना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ध्यान दो भी, जब इस पे आप एक बैटरी लगा दोगे ना तो बैटरी का फंक्शन क्या होगा, बैटरी क्या करेगी, बैटरी इस कंडक्टर के ऊपर एक फिक्स विभवांतर उत्पन्न कर देगी। और विभवांतर आपको पता है, विभवांतर जब लेंथ के साथ चेंज होता है तो V बटा L करके अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। यदि इस कंडक्टर के ऊपर एक विभवांतर पैदा हो रहा है तो उसका अर्थ ये होगा कि इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आ जाएगी। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अंदर और क्या चीजें थी, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स थे जो लगातार क्या कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे। ठीक है, तो मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूं ताकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। ये मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बैटरी लगाने से पहले इस डायरेक्शन में मान लो ये मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में। अब बैटरी लगाने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। और वो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है F बराबर क्यू इंटू ई के बराबर। और यदि ये चार्ज नेगेटिव का है तो फोर्स की डायरेक्शन जो होती है अपने पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर एक फोर्स लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए ना। तो वो फोर्स क्या करेगा, वो फोर्स इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा, इस प्रकार से ऐसे थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। और इस शिफ्टिंग को अपने क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। शिफ्टिंग को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। मतलब बैटरी लगाने से क्या होगा, बैटरी लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। उस फोर्स के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे, जिसको अपने कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट होना, इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट होना। अब ध्यान दो आप, क्या इस इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ रही है, नहीं आ रही है, माइक ऑन करके बता सकते हो। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में थोड़ा सी जो वेलोसिटी है वो आ रही है, नहीं आ रही है।
बिल्कुल आ रही है, ठीक है। ये जो देखो आप, इस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, इस वेलोसिटी की। तो बैटरी लगाने से क्या हुआ, बैटरी लगाने से बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉनों के पास ई वेक्टर की विपरीत दिशा में, ई वेक्टर की विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म वेलोसिटी या सूक्ष्म वेग आ जाता है। सूक्ष्म वेग आ जाता है, जिसे अपवहन वेग कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, अपवहन वेग कहा जाता है। मतलब बैटरी लगाने के बाद ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जिस वेलोसिटी से मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे अपने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपवहन वेग कहेंगे। और आपको पता है कि सभी इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग है वो अलग अलग होता है, इसलिए एक चालक के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो है वो औसत अपवहन वेग हमेशा फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन दिमाग में आ रही है क्या, डेफिनेशन दिमाग में आ रही है? ठीक है भाई, ध्यान दो, इस स्लाइड में पहले फिर से वापस जाओ। यहाँ पर हमने ये कहा था कि इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो होगी। एवरेज वेलोसिटी जीरो होने का अर्थ क्या होता है, यदि मैं इस कंडक्टर के अंदर एक अनुप्रस्थ काट बना देता हूं इस प्रकार से, ये अनुप्रस्थ काट बना देता हूं, तो इस अनुप्रस्थ काट में से जो नेट चार्ज फ्लो होगा, नेट चार्ज, नेट चार्ज जो फ्लो होगा उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा जीरो रहेगी। क्यों जीरो रहेगी, क्योंकि इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी अपने को जीरो प्राप्त हो रही है। और जब तक कोई नेट चार्ज किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को क्रॉस करके फ्लो नहीं करता, तब तक उस कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, जीरो रहती है। करंट की वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है। तो जब आप इसके ऊपर बैटरी नहीं लगाओगे, उस केस में एवरेज वेलोसिटी सभी इलेक्ट्रॉन्स की जीरो होगी। इसलिए किसी बनाए गए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से नेट चार्ज जो फ्लो होगा वो जीरो होगा और कंडक्टर के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन जब हम इस पे बैटरी लगा देते हैं, बैटरी, तो बैटरी लगाने से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में थोड़ा सा खिसक जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाते हैं। अब सभी इलेक्ट्रॉन यदि थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होंगे, तो अब इनकी जो वेलोसिटी है उसका जो एवरेज है वो जीरो नहीं हो पाएगा। हालांकि सभी के पास बिल्कुल थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी आ रही है, मात्र इतनी इतनी वेलोसिटी आपके पास आ रही है, जिसको अपने सभी इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग कह रहे हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी को आप जोड़ोगे तो आपके पास एक जिसको अपने कहते हैं संतोषजनक जो वेग है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। और इस बार यदि आपको संतोषजनक वेग प्राप्त हो जाएगा, तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि यदि मैं अब इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया बना देता हूँ, तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस करके जो नेट चार्ज जाएगा, नेट चार्ज, नेट चार्ज जो इसको क्रॉस करके जाएगा, उसकी वैल्यू अब जो है वो नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो होगी। क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों के पास थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से विपरीत, और संख्या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की, इसलिए एक संतोषजनक वेलोसिटी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में प्राप्त हो जाएगी। इस कारण इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से गुजरने वाला जो नेट चार्ज है वो नॉन जीरो होगा। और यदि नॉन जीरो नेट चार्ज इसमें से फ्लो करके जा रहा है, तो इसका मतलब इस कंडीशन में करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, बताओ?
इस कंडीशन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो दूसरा पॉइंट अपने ये लिखने वाले हैं अभी, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे अपने, बैटरी लगाने से क्या होगा, बैटरी लगाने से सभी इलेक्ट्रॉन्स विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा थोड़ा खिसक जाते हैं। अतः इस स्थिति में इस स्थिति में इनका औसत वेग, इस स्थिति में इनका औसत वेग अशून्य प्राप्त होगा। इस स्थिति में इनका वेग अशून्य प्राप्त होगा। और तीसरा पॉइंट अपने ये लिख सकते हैं इसमें, चालक के किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से चालक के किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से नेट चार्ज फ्लो होने के कारण, नेट चार्ज फ्लो होने के कारण इसमें धारा प्रवाहित होगी। ये 3 पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक के लेक्चर में अपने एक बात सीख ली, यहाँ तक के लेक्चर में अपने एक बात सीख ली थी। क्या बात सीख ली कि जब अपने बैटरी नहीं लगाएंगे तो जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडम मोशन के कारण एक दूसरे की वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट कर देंगे तो किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से गुजरने वाला नेट चार्ज जीरो होगा और कंडक्टर के अंदर करंट नहीं बनेगा। और दूसरी कंडीशन में जब अपने क्या करते हैं, इस कंडक्टर के ऊपर एक बैटरी को अप्लाई कर देते हैं, बैटरी को, तो बैटरी अप्लाई करने से क्या होता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में इन सभी इलेक्ट्रॉनों के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाती है, जिसको अपने क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग कहते हैं। अब सभी इलेक्ट्रॉनों का जो अपवहन वेग है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में है, लेकिन है थोड़ा थोड़ा। इसलिए जो नेट इफेक्ट आएगा, प्रभावी जो अपने पास वेग आएगा वो नॉन जीरो आएगा। और प्रभावी वेग यदि नॉन जीरो आएगा तो इस केस में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में से गुजरने वाला जो नेट चार्ज है वो नॉन जीरो प्राप्त होगा। और नॉन जीरो प्राप्त होगा तो इस कंडक्टर के अंदर एक धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब यदि अपने से ये पूछा जाए कि कंडक्टर में धारा प्रवाहित होने का मुख्य कारण क्या है, तो अपने क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपने क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड में अपने अपने सिलेबस में जो बुक के अंदर आपको इसका डेरिवेशन करना है। मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स का जो औसत अपवहन वेग होगा उसका सूत्र क्या होता है वो अपने को डिराइव करना है। तो अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। स्टूडेंट्स की संख्या आज काफी कम है, कुछ टेस्ट भी है ना कल अपने। चालक में
इलेक्ट्रॉनों के औसत अपवहन वेग का सूत्र, औसत अपवहन वेग का सूत्र, इसको अपने ड्राइव करेंगे। ठीक है, इसको देखो कैसे डिराइव करोगे। दोबारा वो डायग्राम लो आप। आपने क्या किया है, कंडक्टर लिया, कंडक्टर लेके इसके ऊपर एक बैटरी लगा दी। बैटरी क्या करेगी, एक विद्युत क्षेत्र पैदा करेगी इसके ऊपर, और विद्युत क्षेत्र के कारण से क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास विद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में एक वेलोसिटी आ जाएगी, जिसको अपने कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी इन इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग। यदि पहले इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग अपने v1 वेक्टर मान लें, दूसरे का v2 वेक्टर मान लें, इसी प्रकार से तीसरे का v3 वेक्टर मान लें, तो इन सभी n इलेक्ट्रॉन्स का जो औसत अपवहन वेग होगा, औसत अपवहन वेग जो होगा इसको vd से डिनोट करेंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी वो सभी के एवरेज के बराबर आ जाएगी, v1 प्लस v2 प्लस डॉट डॉट vn और डिवाइड बाय n। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट तो पहले दिया जा चुका है। चलो ये इसको अलग डेरिवेशन मान लो यार, अलग डेरिवेशन मान लो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही मान लो आप। ठीक है, अब अपने को ये v1 v2 v3 ये सब निकालनी है। तो इनको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर विद्युत बल के कारण जो इनमें त्वरण आएगा, उस त्वरण की वैल्यू को पहले निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, देखो, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स पर जो विद्युत बल लग रहा है, विद्युत बल, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ वेक्टर बराबर माइनस ई वेक्टर। माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगी, अपोजिट होगी। अब अपने को न्यूटन के दूसरे नियम से ये पता है कि फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है द्रव्यमान इंटू त्वरण, बराबर हो जाएगा माइनस ई इंटू कैपिटल ई वेक्टर। यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स का जो त्वरण है उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर डिवाइड बाय एम। इतना त्वरण आ जाएगा इनका। अब यदि मैं क्या करता हूँ, गति के समीकरण यूज कर लूँ, गति के समीकरण, तो उन गति के समीकरण का यूज करके अपने क्या कर सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के जो ये अपवहन वेग है v1 v2 v3, इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, अंतिम वेग v बराबर प्रारंभिक वेग u प्लस त्वरण इंटू t। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इन पे वेक्टर आ जाएगा और त्वरण पे वेक्टर आ जाएगा। यदि मैं पहले इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग निकालूं तो अपने को मिलेगा v1 बराबर u1, और त्वरण सभी का एक जैसा रहेगा, इसको a से डिनोट करोगे, और यहाँ पे जो है वो आ जाएगा टो वन आ जाएगा। टो1 है अपने पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल। इसी प्रकार से सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए करोगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग आएगा अपने पास v2 बराबर u2 वेक्टर, उसका भी त्वरण जो होगा वो a वेक्टर के बराबर होगा, और जो विश्रांति काल है वो टो2 के बराबर होगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी के लिए ये निकाल लेंगे इस प्रकार से। nवां इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए क्या बनेगा, इक्वेशन vn बराबर un प्लस an, और इसका जो अपने पास विश्रांति काल है उसको कहेंगे टो n। ये इक्वेशंस अपने को मिल जाएंगे
ये इक्वेशंस दे रहे हैं अपने को सभी इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग की वैल्यू, लेकिन अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का औसत अपवहन वेग। तो इन सभी की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दोगे। समीकरण 1 में मान रखने पर क्या रिजल्ट आएगा, देखो औसत अपवहन वेग जो है वी डी वेक्टर, इसकी वैल्यू आ जाएगी, v1 की वैल्यू को रखोगे तो u1 प्लस ए वेक्टर और टो 1। इसी प्रकार से v2 को रखोगे तो u2 वेक्टर प्लस ए वेक्टर और टो 2 प्लस ये चलेगा n तक, और n में इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे यू एन वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टो n और डिवाइड में आ जाएगा n। अब इसके बाद अपने को क्या करना है कि ये u वाले फैक्टर अलग कर लो, सारे u वाले फैक्टर अलग कर लो। तो वी डी वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी अपने पास u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक है, un तक है, और इसके डिवाइड में n कर दीजिए। इसी प्रकार से जो बाकी बच गए, इन बाकी बचे हुए टर्म्स में से ए वेक्टर कॉमन आ रहा है, ए वेक्टर कॉमन निकाल लो, तो यहाँ ब्रैकेट में आएगा टो 1 प्लस टो 2 प्लस n में इलेक्ट्रॉन के लिए टो n, और इसके डिवाइड में भी n आ जाएगा। इस प्रकार से इसको फैक्टर करके लिखा जा सकता है। अब यदि अपने क्या करें, इसकी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, इसकी वैल्यू आपको पता है कि ये जो है ये बैटरी की एब्सेंट में इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली ही स्लाइड में अपने ये सीखा था कि यदि बैटरी हमने नहीं लगा रखी तो उस केस में इलेक्ट्रॉनों के वेगों का जो औसत है वो हमेशा कितना होता है, 0 प्लस ए वेक्टर, और जो दूसरा ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट ये वाला, ये ब्रैकेट जो है ये औसत विश्रांति काल को शो कर रहा है, ये ब्रैकेट शो कर रहा है औसत विश्रांति काल को, और औसत विश्रांति काल को अपने टॉ से डिनोट करते हैं, तो ये टॉ के बराबर आ जाएगा। आप क्या करें, इसमें जो आपने ये त्वरण निकाला इलेक्ट्रॉन्स का, इस त्वरण की वैल्यू को पुट कर देंगे। त्वरण की वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास जो अपवहन वेग है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी डी वेक्टर बराबर माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर डिवाइड बाय एम और इंटू टो। यहाँ से जो आपको नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बताओ, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो औसत अपवहन वेग है, औसत अपवहन वेग वी डी वेक्टर, औसत अपवहन वेग वी डी वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से विपरीत दिशा में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से विपरीत दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा, ये इसका सिग्निफिकेंस रहेगा। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन है ये अपने एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो अपवहन वेग की जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, अपवहन की डेफिनेशन ये बनेगी कि किसी चालक के ऊपर बैटरी लगाने के बाद, बैटरी लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में जो वेग आता है उस वेग को अपने क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। और सभी इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग अलग अलग होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चालक के लिए औसत अपवहन वेग हमेशा क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और औसत अपवहन वेग की जो वैल्यू होती है सभी इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेगों के औसत के बराबर होती है, इस प्रकार से। अब इसमें ये जो V1, V2, V3 इलेक्ट्रॉन्स के जो अपवहन वेग हैं ये कैसे निकालने हैं, इनको निकालने हैं अपने गति के समीकरण यूज करके। और त्वरण इसमें कौन सा यूज करना है, त्वरण यूज करना है अपने पास माइनस ई कैपिटल ई डिवाइड बाय एम।
अच्छा, ये फॉर्मूला अपने पास आ चुका है। अपने एक बात इसमें और डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूले से रिलेटेड, फिर इस लेक्चर को एंड कर देंगे। आज संख्या भी कम है, ठीक है। तो अपने को भी डिस्कस करना है अपव्यय वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अपव्यय वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इसके लिए मैं अपव्यय वेग का सूत्र लिख लेता हूँ। परिमाण रूप में लिखोगे तो माइनस हट जाएगा, ई कैपिटल ई टो डिवाइड बाय एम। ये फॉर्मूला है अपने पास अपव्यय वेग का। तो सबसे पहला फैक्टर जो अपव्यय वेग को इफेक्ट करता है वो अपने पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अपव्यय वेग इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, समानुपाती होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती होता है। अब अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है उस चालक के ऊपर विभवांतर बटा में उस चालक की लंबाई। तो इसलिए ये जो वीडी होगा ये वी बटा एल के भी समानुपाती होगा, वी बटा एल के। नंबर दूसरा फैक्टर अपने को ये दिख रहा है कि जो वीडी होता है, वीडी ये औसत विश्रांति काल के समानुपाती होता है। और जो औसत विश्रांति काल है ये टेम्परेचर के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसलिए अपने ये भी कह सकते हैं कि जो औसत अपव्यय वेग है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये जो टो है, टो ये तापमान के साथ व्युत्क्रमानुपाती होने का अर्थ क्या हुआ, आप सभी जानते हो कि जब अपने टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो अपने इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये तेजी से गति करने लगेंगे, और इनकी टक्करें जो है टक्करें वो बहुत जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगी। और यदि बहुत जल्दी टकरा रहे हैं तो टक्करों के बीच में जो टाइम लग रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए दोनों ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, भी टेम्परेचर बढ़ने से टो की वैल्यू कम हो जाती है। और वीडी और टो एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो इसलिए वीडी और टेम्परेचर का क्या रिलेशन बनेगा, ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। मतलब यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर को बढ़ाने से जो औसत अपव्यय वेग है वो घट जाएगा, औसत अपव्यय वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये अपने को क्या बता रहे हैं कि यदि आप वोल्टेज बढ़ाओगे, वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगाओगे तो अपव्यय वेग की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और यदि कम वोल्टेज की बैटरी लगाओगे तो अपव्यय वेग की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। उसी प्रकार से लंबाई के साथ ही व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। एक इसमें छोटी सी टर्म और आएगी भी, यदि अपने इस फॉर्मूले में क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को वीडी के डिवाइड में ले आए तो लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म बन जाएगी वीडी डिवाइड बाई ई, और बराबर में अपने पास जो है वो बचेगा ई टो बाय एम। यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्वांटिटी प्राप्त हो रही है इसको कहते हैं इकाई विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, इकाई विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, इकाई विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपवहन वेग, यही बनेगा इसका अर्थ। और इकाई विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो अपवहन वेग होता है इसको अपने एक नया नाम दे देते हैं, नई भौतिक राशि बना देते हैं जिसको कहा जाता है गतिशीलता। म्यू से डिनोट करेंगे इसको। तो गतिशीलता का फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, गतिशीलता म्यू बराबर वी डी बटा ई, बराबर इसको लिखा जा सकता है ई टो बाय एम, ई टो बाय एम। अब गतिशीलता का एस आई मात्रक लिख दो भी,
ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है एमसीक्यू प्रश्न में, ठीक है। गतिशीलता का एस आई मात्रक, एस आई मात्रक क्या आएगा देखोगे, ऊपर तो है अपवयन वेग, और वेग का आपको पता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और डिनोमिनेटर में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब मीटर को यदि ऊपर लेके जाओगे तो मीटर की पावर प्लस में हो जाएगी, तो ऊपर बन जाएगा मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये इसका क्या रहेगा, एस आई मात्रक रहेगा, एस आई मात्रक रहेगा, ठीक है। तो ये गतिशीलता होती है, इसको कहते हैं गतिशीलता। इकाई विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का जो औसत अपवयन वेग होता है उसको गतिशीलता कहा जाता है, और फॉर्मूला होता है इसका वी डी बटा ई, मात्रक बन गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ठीक है जी। आज आप केवल दो ही जने जुड़े हुए हैं, रोहित और अजय, ठीक है। तो आज की क्लास अपने एंड करते हैं, और कल आपका टेस्ट भी है, थोड़ा आप भी पढ़ लें, हो सकता है दूसरे भी पढ़ रहे होंगे। कल मिलते हैं अपने, ठीक है। गुड नाइट सभी को, जय हिंद। जय भारत। यही है। हम्म।